दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पंचायती चुनाव है, जिला सोनीपत हरियाणा प्रदेश का है। इसके अंदर एक गांव है ठुरठुर के अंदर हम पहुंचे आज दूसरी बार पहुंचे हैं। मुद्दों को खंगालते हैं, लोगों के दिल को टटोलते हैं और बात करते हैं एक नौजवान के साथ में जो हमारे साथ में इसके बारे में जानकारी आपको भी देंगे। लीजिए बात करेंगे। नीरज भाई, ये बताइए कि आप यंगेस्ट हैं, आपके सामने जीवन में कुछ समस्याएं आई होंगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो समस्या है उसका समाधान मैंने ढूंढा, तो वो आने वाले नौजवानों के लिए आप क्या बताना चाहोगे? देखिए परवाना साहब, बात क्या है कि जवानी से पहले हमारा बचपन रहता है। अब बचपन में अगर हमारा आधार मजबूत नहीं हुआ, हमारा बेस मजबूत नहीं हुआ, तो जवानी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जवानी से उम्मीद नहीं है जब तक हमारा बचपन अच्छे संस्कारों में ना बीते। और संस्कारों की सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा। हमारे गांव में या किसी भी स्थिति में हम बात करें, गांव की बात करें, देहात की बात करें या शहर की बात करें, शिक्षा सबसे सर्वोपरि थी, है और हमेशा रहेगी। बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, गांव में बात करते हैं हम लोग, शहर में बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो स्कूलों का हुआ है वो शिक्षा का व्यापार बन गए। अब कल मैं शाम को अपने गांव में बैठा था, तो ऐसे ही 5-7 लोगों के बीच में चर्चा हमारी चल रही थी कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर रहते हैं वो टीचर होते हैं जो ना एचटेट जिन्होंने किया है, ना सीटेट उन्होंने किया है, या वो गवर्नमेंट सर्विस को चेज नहीं कर पाए। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक से ज्यादा एजुकेटेड है, या ज्यादा उसको कह सकते हैं कि उनका अनुभवी है। अब लेकिन कारण ऐसा क्या कारण है उन लोगों के बीच में या उन व्यवस्थाओं के बीच में कि वो प्राइवेट स्कूलों की जो एजुकेशन है उसका लेवल बहुत हाई है और सरकारी स्कूलों की जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बहुत मतलब पिछड़ते जा रहे हैं, बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का फर्क है। इसको आप व्यवस्था के अंदर अंतर क्या समझ रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था में आदमी का आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बन ही नहीं रहा सरकारी स्कूलों के प्रति। हम ये मान करके बैठ चुके हैं कि सरकारी स्कूल में अगर बच्चा चले गया तो वो पढ़ नहीं सकता। हमारे जो टीचर्स हैं वो उस प्रारूप को दे नहीं पा रहे हैं। अब बात दूसरी करते हैं कि व्यवस्थाओं की अगर हम बात, प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग और सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आप अंतर देख लीजिए। यहाँ तक कि मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। फीस देने की तो बात दूर है, बहुत सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल के बच्चों को दी जाती है, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे हमारे को कारण ढूंढने पड़ेंगे ना। राजनीति का अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, चुनाव का माहौल है, हमारे हरियाणा में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वोट की बात करते हैं। वोट कोई आम चीज नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। वोट, ये वोट तय करती है कि आने वाले 5 साल हमारे को भुगतने हैं या हमारे को अपने गांव के विकास में सहयोग करना है। सरपंच की अगर बात करें, सरपंच भले ही राजनीति के एक छोटी इकाई से संबंध रखते हैं, लेकिन अगर मेरे गांव की बजाय जब तक मैं अपने घर का ख्याल नहीं रखूंगा, जब तक देश की बजाय मैं अपने गांव का ख्याल नहीं रखूंगा या उसके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझूंगा, तो हम देश को कैसे बढ़ा सकते हैं? घर के हर सदस्य की जिम्मेवारी बनती है कि उस परिवार के प्रति वो जिम्मेवार हो। तो क्या गांव इस देश का परिवार नहीं है? तो उस परिवार के प्रति हमने अपनी क्या क्या जिम्मेवारियां निभाई हैं? हमने शराब के लालच में वोट दी है, हमने अपने घर के लालच में वोट दी है, हमने ऐसे कैंडिडेट को तो खड़ा नहीं कर दिया है कि जो हमारे लिए तो छोड़ो, वो खुद के लिए भी नहीं सोच सकता। सरकारी स्कूल में क्या कभी किसी ने जाकर के चेक किया है? सरपंच, कभी कितने सरपंच हैं जिनकी रिपोर्ट आती है कि भाई मिड डे मील में क्या खिलाया जा रहा है बच्चों को? वो रिजल्ट जो है वो डे बाय डे क्यों गिरते जा रहे हैं? क्या सरपंच की जिम्मेवारी नहीं बनती परवाना साहब? बिल्कुल बनती है। तो आपके गांव के अंदर जो स्कूल है वो 8वीं तक का है, तो आप इसको लेकर के आगे क्या करना चाहते हो कि भाई इतने तक ही रहेगा या कुछ इसमें विस्तार भी होगा? हम 100% प्रयास नहीं करेंगे। हम 100% अपने गांव के स्कूल को सबसे पहले 12वीं तक कक्षा कराने का इसका पुरजोर प्रयास करेंगे, पुरजोर जी। और अपग्रेड करने के साथ साथ, चलो वो तो सरकार को करना है, वो आज करेगी, 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे, हम लोग अपने निवेदन उनसे करते रहेंगे, अपनी जो भी प्रोसेस रहता है उसको अपने दिल से कोशिश करेंगे। लेकिन जो 8वीं तक का स्तर है, जो अभी है एग्जैक्ट, अभी इस स्थिति में है, कम से कम उसको तो सुधारना शुरू करें। उसको तो जिस समय पे हमारे हाथ में बागडोर आती है उसी समय पे हम उसके ऊपर कार्य करना
शुरू कर देंगे और उसको ऐसी जगह पे लेकर के जाएंगे। ये मैं पूरे अपने ग्रामवासियों को या मेरे जितने भी जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम माहौल बदल देंगे गांव का। गांव का माहौल बदलेगा शिक्षा से ही, विचारों से ही। जब तक हमारे अंदर में विचार नहीं है, जागरूकता नहीं है, हम कहां से अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये बताओ नीरज की जो 8वीं तक का आपका स्कूल है, आपने कहा कि इसके अंदर जो परिवर्तन लाएंगे, क्या आपके पास रोड मैप है? क्या आपके पास कोई विधि है? क्या आपके पास में कोई ऐसा सोच, कोई विचार, कोई ऐसा जो है कार्य शैली है जिसको लेके आप उसमें अप्लाई करवा पाए? देखिए, व्यवस्थाएं तो पहले से ही हैं, सिर्फ उनको आगे बढ़ करके हमारे को संजोना है। क्या किताबें सरकार ने नहीं बना रखी हैं? क्या वो किताबों को पढ़ाने वाले टीचर नहीं है? क्या उनको पढ़ने वाले बच्चे नहीं है? लेकिन उनको उनको जो कंबाइंड करते हैं, जो उनको जोड़ते हैं, जो कड़ी हमने जोड़नी है कि शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके से बढ़ेगा। जब हमारे शिक्षक हैं वो उन बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाएंगे, उनके अंदर में लापरवाही नहीं होगी। ये जो अध्यापक गण वहां पर वेल एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको आप एनर्जेटिक कैसे करेंगे? किस प्रकार से प्रेरित करेंगे? किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने काम के प्रति समर्पित होकर बच्चों को एक अच्छा शिक्षा प्रदान कर पाए? हमारे को उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है और वो उनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, ये उनका काम है। सरकार उनको तनख्वाह दे रही है और तनख्वाह सरकार की कहाँ जाती है? वो आपके टैक्स के से जाती है, इन भाई साहब के टैक्स से जाती है, मेरे टैक्स से जाती है। वो मेरा और इस पूरे परिवेश का अधिकार है, उन बच्चों का सबसे पहले अधिकार है जिसके लिए वो व्यवस्था की गई है। तो आप समझते हैं कि आपके गांव के अंदर शिक्षा का बेहतर परिणाम सामने आएगा आपके आने के बाद में? 100% मैं ये वायदा करता हूँ। सबसे पहला कदम हमारा बच्चों की शिक्षा की तरफ होगा, उनके अधिकारों को जागृत करने के लिए होगा। उनके अंदर इतनी जागरूकता हम लोग भर देंगे कि वो अपने टीचर से पूछ सकेंगे कि सर, क्या हमारे को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमारे को वो सब चीजें क्यों नहीं मिल रही है जो एक प्राइवेट स्कूल में दी जा रही है। अब ये था एक प्रथम चरण, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी शिक्षा का स्तर है। अब यदि हम सेकेंडरी स्टेप ले लें और वरिष्ठ शिक्षा की तरफ जाएं, एक उच्च शिक्षा की तरफ जाएं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है नीरज जी? अब बात करते हैं कि कई बार हमारी पारिवारिक स्थितियां इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि हम बड़े कोर्सेज कर पाएं या बहुत उच्च स्तर की शिक्षाएं ले पाएं। लेकिन अगर 12th के बाद की बात करते हैं या 10th के बाद की बात करें तो कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, कुछ आईटीआई के कोर्सेज हैं, कुछ पॉलिटेक्निकल कोर्सेज हैं, या जो भी अपर लेवल की अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके साथ साथ अभी क्या है कि अब सरकारी नौकरियों के लिए या किसी भी हम लोगों को जो कोर्स भी करना है तो उसके लिए कंपटीशन टेस्ट का प्रावधान है। ज्यादातर जो अच्छे कोर्सेज हैं उनके लिए कंपटीशन टेस्ट हमारे को देने पड़ते हैं। अब वो कंपटीशन टेस्ट की जो तैयारी है उसके लिए जितने भी सेंटर्स जो लगे हुए हैं, वो 8,000 रुपए कोई लेता है 3 महीने के, कोई 10,000 रुपए लेता है या कोई 20,000 रुपए लेता है। अब उस 20,000 या 10,000 के साथ साथ में हमारे को रोज आने जाने का या रोजमर्रा के जो खर्च हैं बच्चों के, वो मिला करके अगर हम बात करें तो 2 से 4,000 रुपए बच्चे के एक्स्ट्रा चार्जेस वो पड़ जाते हैं। पूरा आश्वासन ये देंगे कि आश्वासन नहीं देंगे, हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हैं, ये हो सकती हैं, ये सिर्फ महज एक बात नहीं है और ये बहुत बड़ी ऐसी कोई गाथा ही नहीं गानी है इसमें या बहुत बड़ी कोई कोशिश नहीं करनी है कि हो नहीं सकती। हमारे गांव में जितनी भी कोई मान लीजिए चौपाल की कोई जगह है, चौपाल की जगह नहीं तो हमारे में अभी कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, या हम लोग सरकार से ही निवेदन करेंगे कि हमारे को सरकारी स्कूल में कोई एक ऐसा कमरा दे दीजिए सिर्फ जहां हम अपना प्रयास कर सके, जहां हम वो टीचर्स अपॉइंट कर सके या उसको चैरिटी लेवल पे कर सके। उनको पढ़ाना है, उनके लिए कोर्सेज की तैयारी करानी है। कितने गांव में शुरुआत हो चुकी है, ये कोई नई चीज नहीं है कि भाई मेरे नए विचार हैं और आज ये चीज अप्लाई हुई है या हम लोग बहुत ऐसा कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात है कि हम माहौल दें। माहौल कहाँ से बनेगा? विचारों से। कम से कम हमारे अंदर में उन विचारों पे काम करना तो शुरू करें। जैसे ही हम लोग वहां पे काम करना शुरू करेंगे उन बच्चों के प्रति, अब देखिए बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो सरकारी नौकरी की सोचा भी नहीं करते थे। क्या पिछले 5 साल से 7 साल से आप लोग नहीं देख रहे हैं कि गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी के प्रति जागरूकता दिखा रहे हैं? क्या उन परिवारों का कोई हक नहीं है कि वो सरकारी नौकरियां लें या भाई वो अच्छा जीवन शैली अपना जी पाए या अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें? अब अधिकारों के लिए लड़ेंगे कब? जब तक हमारे को पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो लड़ेंगे कहां से? लड़ाई है हमारी उन अधिकारों के लिए, उन शोषण के विरोध में जो किए जाते हैं,
जो गरीब परिवार है उनको दबाया जाता है, उनको हम किसी भी स्थिति में दबने नहीं देंगे। अच्छा, आपके जो युवा हैं उनके लिए जो है ना, हम अगर वेल एजुकेटेड उनको करना चाहते हैं, उनको कंपटीशन की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो एक जो आप बोल रहे थे कि ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रिंट एजुकेशन जो है तकरीबन तकरीबन हमारी कम होती जा रही है। अब बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन कितना सारा हो गया है, इंटरनेट सुविधाएँ बहुत सारी हो चुकी हैं। उसमें एक माहौल बन चुका है कि भई वो किताबों की बजाय बच्चे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फ़ोन पे देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसी वाई-फाई की व्यवस्था करेंगे, गाँव के 1 कोने पे, 2 कोने पे, 4 कोने पे, जहाँ-जहाँ व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी, कि कहीं से भी वाई-फाई कनेक्ट करें और आपको फ्री वाई-फाई सुविधा शुरू हो जाए। अब फिर उसके लिए फिर एक पढ़ाई के लिए क्या रहता है कि एक माहौल की ज़रूरत रहती है। आप बहुत शोर-शराबे में नहीं पढ़ सकते हैं। आपके घर में कुछ काम हो रहा है या जानवरों के बीच में या खेत के बीच में आप लोगों को पढ़ा मतलब वो एक ऐसा परिवेश हो जहाँ पे शांति से बैठ कर के बच्चा 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे पढ़ सके। देखिए क्या होता है, ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। ज़रूरत महसूस हुई बच्चों को कि घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जितने आप शहरों में जाकर के देख लीजिए, आज से 2 महीने पहले या मतलब 2 साल पहले या 4 साल पहले कितनी ई लाइब्रेरी थी। अभी पेड ई लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है कि आपको 1000-800 रुपए देने पड़ते हैं महीने के सिर्फ बैठने के लिए कि वहाँ जाकर के शांति से आप बैठ कर के पढ़ सकें। तो क्या वही व्यवस्था शहर की बजाय गाँव में नहीं शुरू की जा सकती? कई बच्चे हैं जिन पे पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ भी होती हैं, हमारी बहनें हैं या हमारी बेटियाँ हैं, जिनके ऊपर ऐसी ऐसी मतलब ज़िम्मेवारी है परिवार की, काम की कि वो शहर में जाकर के उतना समय नहीं दे पाती। अब हमारा गाँव जहाँ है, यहाँ से अगर सोनीपत भी हम लोग जाते हैं, तो कम से कम भी 35 से 40 मिनट जाने की और 35 से 40 मिनट आने की मिनिमम। 1.5 से 2 घंटा उसका खराब हो गया। वो सिर्फ सफ़र में रहा है, उसने कुछ किया नहीं। वही वो 2 घंटे और 2 घंटे सिर्फ वो पढ़ाई के, तो 4 घंटे वो यहाँ पे यूटिलाइज़ करे अपने बैठने की जगह उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित हम लोग करके देंगे। पंखे की ज़रूरत है, उसको लैपटॉप की ज़रूरत है, जो भी उनको ज़रूरत रहेगी हम लोग करके उनको देंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ में शिक्षा जो जीवन का स्तर सुधारती है, उसको लेकर के इन नौजवानों ने एक कार्य योजना का रूपरेखा जो सामने रखी है, वो लाजवाब है। यदि ये आते हैं और ये काम करके दिखाते हैं, तो ये औरों के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा। बने रहिएगा दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नई खबर के साथ में। दीजिए इजाज़त।